टॉपिक होगा डिस्कशन का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स, जी जिसमें दो प्रकार के मेथड्स की बात होती है ट्रेडिशनल लॉजिक में। एक है एरिस्टोटेलियन मेथड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट की बात हम जब कर रहे हैं तो कैटेगोरिकल सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। और एक दूसरा मेथड होता है जिसको वेन डायग्राम मेथड भी कहते हैं। अरिस्टोटेलियन मेथड को रूल मेथड कहते हैं, और एक वेन डायग्राम टेक्निक का भी सहारा लेके किसी भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की वैलिडिटी को टेस्ट करने के ये दो अलग अलग प्रकार हैं। इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे अपने इस आज के डिस्कशन में। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की जब बात की जा रही हो तो पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने इमीडिएट इन्फ्लुएंस पर चर्चा की। इमीडिएट इन्फ्लुएंस के अलावा मीडिएट इन्फ्लुएंस की भी बात होती है, और मीडिएट इन्फ्लुएंस वो होता है जहां पर किसी दो प्रेमाइज के बेसिस पर कोई कंक्लूजन डिराइव किया जाए, यानी डिडक्टिव मेथड से कोई भी कंक्लूजन डिराइव किया जाए। यहां पर जो दो प्रेमाइजेस होते हैं और जो कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, इसमें तीन के तीनों स्टेटमेंट्स कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस होते हैं। और जब मीडिएट इन्फ्लुएंस को हम सिलोजिज्म कहते हैं तो उसका अपना एक मीनिंग होता है, स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट एक प्रकार का मीडिएट इन्फ्लुएंस है, और एक ऐसा आर्गुमेंट होता है जहां पर दो प्रेमाइजेस और एक कंक्लूजन हो, लेकिन इसका अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब इसको किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा जाता है तभी हम उसको कैटेगोरिकल सिलोजिज्म कहेंगे। और जैसा कि आप नीचे एक एग्जांपल देख पा रहे होंगे, ऑल सोल्जर्स आर पैट्रियट्स, नो ट्रेटर्स आर पैट्रियट्स, देयरफॉर नो ट्रेटर्स आर सोल्जर्स। इसमें आपसे अगर मैं पूछूं तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है उसको यूनिवर्सल अफर्मेटिव ए प्रपोजिशन कहेंगे, और दूसरा है नो ट्रेटर्स आर पैट्रियट्स, ये यूनिवर्सल निगेटिव ई प्रपोजिशन है। और इससे जो कंक्लूजन डिराइव किया जा रहा है वो कौन सा है? ई प्रपोजिशन है। ओके, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी मीडिएट इन्फ्लुएंस को हम सिलोजिज्म कब कहेंगे, इसका अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि इसमें तीन कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस होंगे, ओके, जिसमें से दो प्रेमाइजेस होंगे और एक कंक्लूजन होगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें वो ये कि इसमें तीन टर्म्स होते हैं। ये जो तीन प्रपोजिशंस की बात होगी जिसमें दो प्रेमाइजेस और एक कंक्लूजन होगा, इसमें 3 टर्म्स की बात होती है। और वो जो 3 टर्म्स होते हैं वो अपने यूसेज में 2 बार प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें एक टर्म होता है मेजर टर्म, एक होता है माइनर टर्म, और तीसरा होता है मिडिल टर्म। हम कैसे जाने कि कौन सा मेजर टर्म है, कौन सा माइनर टर्म है, कौन सा मिडिल टर्म है? इसके लिए जो कंक्लूजन होता है उसका जो सब्जेक्ट टर्म होता है किसी भी आर्गुमेंट में, जो एक सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट होगा अगर वो, तो उसके जो कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है उसको माइनर टर्म कहते हैं, और कंक्लूजन के प्रेडिकेट टर्म को मेजर टर्म कहते हैं। और ये जो दोनों टर्म है ये प्रेमाइजेस में भी यूज होंगे, ओके। और इन दो टर्म्स के अलावा एक ऐसा टर्म होगा जो केवल प्रेमाइजेस में होगा और दोनों प्रेमाइजेस में कॉमन होगा।
उसको मिडिल टर्म कहेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल, जो पिछला एग्जाम्पल हमने दिया आपको, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना हो कि सब्जेक्ट टर्म क्या है, तो आप देखोगे कि कंक्लूजन का जो ये सब्जेक्ट टर्म ट्रेटर्स है, ये माइनर टर्म है। सोल्जर्स जो इसका प्रेडिकेट टर्म है, ये मेजर टर्म है। और ऐसा टर्म जो दोनों प्रेमाइजेस में कॉमन हो, जैसे पैट्रियट्स, ओके, ये मिडिल टर्म होगा। ठीक है, ये तीन टर्म यूज होते हैं किसी भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में, और ये तीन और केवल तीन टर्म ही यूज होते हैं इसमें। और ये जो टर्म्स यूज होते हैं, ये अपने ऑकरेंसेस में दो बार किसी भी सिलोजिज्म में इनका प्रयोग होगा। तो इसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का, जिसको भी जानना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो भी प्रेमाइजेस हैं उसमें मेजर टर्म किस प्रेमाइज में है। जैसे मान लीजिए आपने देखा है यहाँ पर इस एग्जांपल में ट्रेटर्स, ये किस प्रेमाइज में है, 1 में या 2 में। जैसे मान लीजिए इसको मैं लिख दूं 1, इसको लिख दूं 2, तो ज्यादा क्लियर देखोगे। ट्रेटर्स कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है सेकंड प्रेमाइज में। ये माइनर टर्म जिस प्रेमाइज में होगा उसको हम कहेंगे माइनर प्रेमाइज। ओके, माइनर प्रेमाइज। ओके, और जहां पर मेजर टर्म होगा, कंक्लूजन का जो मेजर टर्म जिस प्रेमाइज में होगा उसको हम कहेंगे मेजर प्रेमाइज। ओके, ऐसे। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का, उसमें आपको ये देखना होगा कि तीनों टर्म्स कहाँ हैं, फिर उसको एक अरेंज करना पड़ता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पर, जिसमें सबसे पहले लिखते हैं मेजर प्रेमाइज, फिर लिखते हैं माइनर प्रेमाइज, और फिर लिखते हैं कंक्लूजन। ओके, इस क्रम में इसको लिखा जाता है। ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और जब आप इसको अरेंज करते हैं तो आपको ये पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि किसी भी पर्टिकुलर सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट में सब्जेक्ट टर्म क्या है, प्रेडिकेट टर्म कौन सा है, और जो सब्जेक्ट टर्म होगा वो माइनर टर्म होगा, कंक्लूजन का सब्जेक्ट टर्म और कंक्लूजन का प्रेडिकेट टर्म, और अकॉर्डिंगली उसको हम अरेंज करेंगे। जब हम इस तरह से अरेंज कर देते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म बन जाता है। ओके, यही बातें यहाँ पर कही गई हैं। ये आप, हमको लगता है अगर आपने पढ़ा हो तो आप जानते होंगे। These terms also allow us to identify name of the two premises, as I have already told you, the major, minor, and the conclusion. Okay. तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज वन दैट मीट्स 3 रिक्वायरमेंट्स। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, ऑल 3 स्टेटमेंट्स मस्ट बी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। नंबर 1, ओके, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल मतलब ए ई आई ओ में से ही कोई भी 3 स्टेटमेंट होंगे। द 2 occurrences of each term must be identical and have the same sense. इसका रूल भी है, रूल मेथड का पहला नियम भी है ये, जो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जब भी कोई टर्म 2 बार यूज हो रहा है, तीनों टर्म दो बार आकर कर रहा है, माइनर टर्म, मेजर टर्म, ये कंक्लूजन में भी है और प्रेमाइजेस में भी है, और मिडिल टर्म जो कि एक कॉमन टर्म है, दोनों प्रेमाइजेस में पाया जाता है। तो सेकेंड पॉइंट आप देखें कि 2 occurrences of each term must be identical. They have to be used in one sense only, not more than one sense. ना उसका जो अर्थ होगा टर्म का, वो एक ही अर्थ में, वो समानार्थी होना चाहिए। वो एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रपोजिशन का जो की अंडरस्टैंडिंग है उसका वायलेशन हो जाएगा।
And the third point is the major premise must occur first and the minor second and the conclusion last, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ही लिया है। और इस तरह से अगर इसको हम प्रेडिकेट और सब्जेक्ट टर्म यानी मेजर माइनर के लिए, अगर माइनर के लिए एस और प्रेडिकेट टर्म पी मेजर टर्म एंड एम मिडिल टर्म, इस तरह से अगर हम यूज करें तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल में दिख रहा है, कॉल पी आर एम, नो एम आर एस, देयरफॉर नो एस आर पी, इस तरह से एक आर्गुमेंट अगर किया जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर होगा। ठीक है, तो इतना जानना जरूरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये भी जो भी आर्गुमेंट होता है इसका मूड क्या है। तो सिलॉजिस्टिक मूड यानी किसी भी कैटेगोरिकल स्टैंडर्ड फॉर्म सिलॉजिज्म का मूड क्या है। मूड का मतलब ये होता है कि जो भी स्टेटमेंट, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस यूज हुए हैं मेजर प्रेमाइज में, माइनर प्रेमाइज में या कंक्लूजन में, उनका कॉम्बिनेशन क्या है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर आप देख रहे हो इस वाले प्रोपोजिशन में, तो इसका मूड क्या है अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप देखोगे कि पहला हो गया ए, दूसरा हो गया ई, और तीसरा क्या हो गया ए। जी ठीक है जी, यद्यपि ये वैलिड नहीं है, आगे चल के हम लोग देख सकते हैं ना। सपोजिंग दिस इज बीइंग यूज्ड, वैलिड और इनवैलिड तो बात की बात हो गई। ऑल पी आर एम, नो पी आर एम, देयरफॉर ऑल एस आर पी। तो ये क्या हो गया ए ई एन ए। तो ये जो बना ए ई ए, ये या यहां पर हमको लगता है इनका सेंस रहा होगा जैसा कि ऊपर लिखा है नो एस आर पी, तो यहां पर हो जाएगा ई। जैसे मान लो ये अब अगर हम ऐसे इसको रीफॉर्मुलेट कर देते हैं, पहला प्रोपोजिशन ए, दूसरा ई और तीसरा ई, तो ये जो बना ए ई ई, इसका मूड क्या हो गया ए ई ई। यानी कौन सा कॉम्बिनेशन, यानी सबसे पहले आपको अरेंज करना होता है मूड जानने के पहले कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको रख दिया जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के बाद ये देखा जाए कि ये जो तीनों एक क्रम में रखे गए हैं, इनका जो कौन से कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस यूज हो रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर है, अगर नहीं तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर रख देंगे और फिर देखेंगे कि इसका मूड क्या है। तो इसका मूड क्या है ए ई ई। ओके, तो आप देखोगे कि ये इसका मूड हो गया। और अगर आप मूड की पॉसिबिलिटी देखें कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में, तो आप संभावनाओं की बात करेंगे अगर, तो देयर आर एज मेनी एज 256 पॉसिबिलिटी। ओके, जैसे मान लीजिए आप ए से स्टार्ट करें, ए ए ए ए ई ए ए ई and so on and so forth. You can just go on and on. So there are about 256 logical possibilities of the mood of a syllogism. तो उसमें सारे moods जितने भी बनेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशंस आप बनाएंगे, सब वैलिड होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका आपको देखना पड़ता है, इसके रूल्स हैं, इसके तरीके हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे चल के करेंगे। तो दिस इज रिगार्डिंग द सिलॉजिस्टिक मूड ऑफ द कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म। देन कम्स द फोर फिगर्स ऑफ कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म। यहां पर जो फिगर्स की बात होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो मिडिल टर्म है उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन, मिडिल टर्म तो आप जानते हैं कि ये पाया ही जाता है इसमें प्रेमाइजेस में। दोनों ओके, इसकी लोकेशन कहां पर है। तो आप देखोगे कि पहले प्रेमाइज में, मेजर प्रेमाइज में, इसकी लोकेशन कहाँ है, प्रेडिकेट की जगह है कि नहीं। जी सर। और इसकी लोकेशन कहां पर है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह है मिडिल टर्म की। तो जो इसका वो बनेगा फिगर,
फिगर होने की 4 पॉसिबिलिटी होती है। कि जैसे पहला फिगर होता है जिसको फर्स्ट फिगर कहते हैं, उसमें आप देखेंगे कि मिडिल टर्म पहले मेजर प्रेमाइज में सब्जेक्ट की जगह होता है और दूसरे में प्रेडिकेट की जगह, और दूसरे फिगर में दोनों प्रेमाइजेस में ये प्रेडिकेट की जगह होता है, और फिगर 3 में दोनों प्रेमाइजेस में सब्जेक्ट की जगह होता है। और चौथी पॉसिबिलिटी जो लॉजिकल पॉसिबिलिटी बनती है कि पहले प्रेमाइज में ये प्रेडिकेट की जगह पर और दूसरे प्रेमाइज में ये सब्जेक्ट की जगह हो। दीज आर द 4 पॉसिबिलिटी ऑफ द लोकेशन ऑफ मिडिल टर्म इन कैटेगोरिकल स्टैंडर्ड फॉर्म सिलोजिज्म। ओके, तो इसको कहते हैं द फिगर्स ऑफ सिलोजिज्म, द 4 फिगर्स ऑफ सिलोजिज्म। और इसका जो पॉसिबिलिटीज है इस क्रम में इसको रखते हैं। इसीलिए अगर कोई कहे फर्स्ट फिगर है तो आप तुरंत जान जाओगे फर्स्ट फिगर का मतलब ये होता है, सेकंड का ये होता है, थर्ड का ये होता है, चौथे का फिगर 4 का ये होता है। ओके, दिस आई थिंक यू मे बी नोइंग ना। जैसे मान लो सिंपल बट ब्रेन बस्टिंग टेस्ट were assigned the mood and figure of category provides we need to determine if the syllogism is valid. Consider this example. No painters are sculptors. Some sculptors are artists. Therefore, some artists are not painters. Okay? तो अगर इसका मूड और फिगर निकालना हो तो EIO क्या होगा ना जी? EIO क्या हुआ? EIO, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जी और इसका जब फिगर देखना हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसका मिडिल टर्म क्या है? ये स्कल्प्टर, यानी कि एक यहाँ है फोर्थ प्रेडिकेट फिगर की सर जगह, ये सब्जेक्ट की जगह, फिगर 4 हो गया, जो कि ऐसा होता है। हाँ? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर इसको सबसे पहले रखना होता है। पहले मेजर प्रेमाइस, फिर माइनर, फिर कंक्लूजन, फिर उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करके आप बता सकते हो कि वो किस फिगर में है, और इसका मूड यानी जो स्टेटमेंट्स प्रयोग हो रहे हैं वो क्या उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो उसका मूड होगा, और इसकी मिडिल टर्म की लोकेशन जो है वो इसके फिगर को बताएगी। सो द कंप्लीट फॉर्मुलेशन ऑफ द सिलोजिज्म इज EIO4. Given that there are 64 possible syllogistic moods and 4 different figures, so there are only 256 possible syllogistic forms. ना ये होगा ही। उसके बाद हम आते हैं इतना जान लेने के बाद, जैसे कि 2 प्रकार के मेथड्स हो सकते हैं किसी भी सिलोजिज्म की वैलिडिटी के। तो एक तो तरीका है वेन डायग्राम टेक्निक का, दूसरा तरीका है रूल मेथड। जो वेन डायग्राम टेक्निक है वो एक लॉजिशियन थे वेन, उनका मेथड है, और जो रूल मेथड है वो अरिस्टोटेलियन मेथड है, जिसमें रूल मेथड के माध्यम से उसके रूल्स होते हैं, उन रूल्स का वायलेशन कर दिया जाए तो फैलेसी अकर कर जाएगी। तो रूल्स को जानना और रूल्स के वायलेशन से कौन सी फैलेसी अकर होगी इसको जानना, ये जरूरी होता है जब आप लॉजिकल टूल को समझने की कोशिश कर रहे हो, particularly of the form standard categorical syllogism. ओके, तो यहाँ पर आप वेन डायग्राम टेक्निक के बारे में भी बहुत कुछ जानते ही होंगे, पढ़ा ही होगा आपने आगे, लेकिन एक तरह का भले ही रिवीजन हो जाए नहीं तो आप सर इसको एक्चुअली फिर से। मैंने वेन डायग्राम हाँ, नहीं पढ़ा है वेन डायग्राम नहीं पढ़ा है? मतलब ओके, विद इन लॉजिक मैंने नहीं पढ़ा है अच्छा, लॉजिक में नहीं पढ़ा है। जी वैसे तो वेन डायग्राम एक कॉमन सेंसिकल उसके लिए जी वैसे ना पढ़ा है सेट थियरी पढ़ा होगा, राइट सर और ये कई बार कॉमन सेंस लगाने में भी ये सर्कल्स का प्रयोग करके आप हाँ रिलेशंस वगैरह देख सकते हो ना। हाँ ऐसे तो जो लोग जिनकी मैथमेटिकल एबिलिटी भी अच्छी होती है, और जी मैथमेटिकल एबिलिटी एक कॉमन सेंसिकल मैथमेटिकल एबिलिटी तो लोगों के पास होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपका जो लॉजिक का टेस्ट हाँ होता है ना, होता लॉजिक है रीजनिंग का, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, उसमें ये वेन डायग्राम टेक्निक आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर इसको अप्लाई करना हो पर्टिकुलरली कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के सेंस में, तो हाउ कैन वी डिटरमिन दैट अ गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज वैलिड ना। तो इसके लिए किस प्रकार से वेन डायग्राम टेक्निक का प्रयोग किया जाता है,
ये एक एडिशनल चीज हो सकती है अगर आपने पहले पढ़ा नहीं। जी सर। तो आप सबसे पहले देखोगे कि एक्चुअली मैं जब इस स्लाइड्स को बना रहा था तो ये जो फिगर्स है ना, ये कहीं ना कहीं से हमने डिराइव करके यहाँ पर जितने मिनिमम फिगर्स हो सकते हैं राइट। उसको यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि कोई रेडीमेड जो अवेलेबल हाँ। स्लाइड्स होते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, बड़े अलग कॉन्टेक्स्ट में सब लोग अपना डिस्कशन करते हैं। तो इस क्लास के लिए जब मैं ये बना रहा था, इसका स्लाइड बना रहा था, तो कम से कम इन फिगर्स का प्रयोग करके हम चीजों को बता सके, इसका हमने इस्तेमाल किया है, एंड आई थिंक होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। So when we are using Venn diagram to graph categorical proposition, we use two interlocking circles to represent the classes named by them. जैसे मान लीजिए यहाँ हमने 3 रखा हुआ है, क्योंकि जब किसी भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की वैलिडिटी चेक करना हो तो आप जानते हैं कि इसमें 3 टर्म होते हैं। एक है माइनर टर्म एस, मेजर टर्म पी और मिडिल टर्म एम। तो इसको शॉर्ट में एस पी एम, और हिंदी वाले जो पढ़ते हैं वो ऊ वी म कर देते हैं, तो लेट अस नॉट यूज दोज, लेट अस यूज एस एम। ओके, जी। माइनर टर्म, मेजर टर्म एंड मिडिल टर्म। एंड क्योंकि हम सिलोजिज्म की यहाँ पर जो हमने लिखा है कि जब देखना हो कि वो किस तरह से इंटरलिंकिंग दो, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट टर्म एंड प्रेडिकेट टर्म का दिखाना हो तो 2 ही सर्किल बनेंगे, और तीनों का दिखाना हो तो तीनों इंटरलॉकिंग इंटर रिलेटेड सर्किल्स बनाना होता है। फिर देखना होता है कि जो भी सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट है उसको डायग्राम, एक टेक्निक होती है वेन डायग्राम टेक्निक, जिसका इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो कैसे करते हैं ये भी बताता हूं। तो ये 3 इंटरलॉकिंग, ये जो सर्किल्स हैं इनका प्रयोग होता है। एज द डायग्राम ऑन द स्लाइड शोस, कंस्ट्रक्टिंग अ वेन डायग्राम फॉर अ सिलोजिज्म requires us to carefully interlock the circuits representing the terms। इस तरह से जब भी आपको वैलिडिटी टेस्ट करनी हो जिसमें सब्जेक्ट माइनर, मेजर एंड मिडिल टर्म होंगे, इस तरह से इंटरलिंकिंग सर्किल आपको बनानी पड़ सकती है। ये वाला जो स्लाइड है ये थोड़ा समझना चाहिए। मैंने स्लाइड में कुछ बहुत ज्यादा लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ ये है क्या। जी। इसमें जब भी वेन डायग्राम टेक्निक का प्रयोग किया जाता है किसी भी सिलोजिस्टिक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के बाद, जब भी सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट हम बोले तो इसका मतलब समझिए कि जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ वो है स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। ओके, जी। इसमें क्या होना होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल जो प्रोपोजिशंस होते हैं उसका एक बूलियन इंटरप्रिटेशन है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस का ना। जो ये फिगर आप देख रहे हैं ना, यद्यपि हमने इसको एक तरह का वो है ट्रेडिशनल स्क्वायर प्रोपोजिशन के सेंस में बना हुआ है, यहाँ पर नहीं ड्रॉ किया है, लेकिन आप ये फिगर अवेलेबल थी कहीं पर तो मैंने आके यहाँ रखा ताकि आपको इस फिगर के माध्यम से मैं समझा सकूं कि बूलियन इंटरप्रिटेशन क्या होता है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का। ओके जी। ये जो पूरी फिगर है ये आप समझ जाओगे तो आप आगे चल के वेन डायग्राम टेक्निक के माध्यम से कैसे टेस्ट किया जा सकता है किसी भी सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट का, उसकी वैलिडिटी का, ये बड़ा सिंपल तरीका है। और रूल मेथड में तो रूल्स याद करने होते हैं, वो भी याद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीका है। This is a simpler way to test the validity of categorical syllogism, Venn diagram technique। तो पहले बूलियन इंटरप्रिटेशन, बूलियन का मतलब होता है जॉर्ज बूले was another mathematician and logician, जिन्होंने क्या किया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं ए, ई, आई और ओ, इसका एक इंटरप्रिटेशन किया किसके टर्म में, क्लास टर्म में। ओके, क्लास टर्म में इसको इंटरप्रेट किया। और क्लास टर्म का मतलब होता है कि जैसे कोई टर्म है उसका अपना एक यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होगा ना। जैसे मैं कहूं ऑल मेन आर मॉर्टल, ओके, तो मेन और मॉर्टल का जैसे मान लीजिए आप यहां पर देख लो, ये ऑल मेन आर मॉर्टल, यानी मेन सब्जेक्ट हो गया ऑल मेन एंड मॉर्टल प्रेडिकेट हो गया पी। ओके,
तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? उनका कहना था कि जो ए का सेंस होता है वो क्या होता है कि मेन बट नॉट मॉर्टल, मेन बट नॉट मॉर्टल, यानी एस पी बार पी नॉट ओके। इज इक्विवेलेंट टू नल, यानी एस हो पी ना हो, इस प्रकार का कोई भी क्लास अगर होगा तो उसमें कोई भी मेंबर नहीं होगा। ये ए का सेंस है। ओके, ओके। ओके सर। समझ गए बेटा? जी तो सर। ऑल मेन आर मॉर्टल हैज टू बी इंटरप्रेटेड एज व्हाट? एनी स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म ए हैज टू बी इंटरप्रेटेड एज एस बट नॉट पी ना। जी। उस प्रकार का अगर कोई क्लास इमेजिन करोगे एक सेंस में, तो वो क्लास एस और नॉट पी का, उसमें कोई भी मेंबर नहीं होगा। उसको उन्होंने कहा नल क्लास। नल, NULL, नल का मतलब उसमें कोई भी मेंबर नहीं हो नहीं सकता। होगा। जी। तो ए हैज टू बी इंटरप्रेटेड एज, अकॉर्डिंग टू बोले, एस पी नॉट इज नल। ओके, तो एस पी नॉट इज नल, इसको दिखाने के लिए वेन ने क्या किया? एक डायग्राम इसी का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक वेन डायग्राम बनाया ना, कि इंटरप्रिटेशन को ऐसे ले लिया बुलियन, और इसको इस डायग्राम से शो किया ए प्रपोजिशन को। तो ए प्रपोजिशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ये इस प्रकार से होगा, एस पी ना, और इसमें जी। क्या कहा गया? एस पी नॉट इज नल, यानी एस हो और पी ना हो, ये वाला एरिया ना, हम्म। तो कहेंगे एस पी नॉट, ये एरिया जो आपको शेडेड दिख रहा है, दिस इज एस पी नॉट ना। राइट सर। एस पी नॉट इज नल। नल कहने का मतलब है कि उसको आप शेड कर दो ना, राइट। जैसे ये शेड किया गया है। अगर शेड करोगे तो इसका मतलब देयर इज नो मेंबर इन दिस एरिया ना, नो मेंबर एग्जिस्ट इन दिस एरिया। ओके, जी। तो ऑल मेन आर मॉर्टल, यानी मेन है ये वाला, लेकिन मॉर्टल ना हो, ये एरिया नल होगा। इसको कहते हैं ए प्रपोजिशन का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम टेक्निक में इसका रिप्रेजेंटेशन, जो इंटरप्रिटेशन है बुलियन इंटरप्रिटेशन, उसको वेन ने अपने डायग्राम में इस प्रकार से शो किया है, शो करके बताने की कोशिश की है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। तो एस, ऑल एस इज पी, यानी एस पी नॉट इज नल, इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। जी। ओके, दूसरा प्रपोजिशन होता है ई। ई का मतलब होता है क्या? जैसे नो मेन आर इमॉर्टल, नो मेन आर इमॉर्टल, कोई भी मनुष्य अमर नहीं है। अगर इस प्रकार का हो तो कहेंगे एस पी इज नल, यानी मनुष्य हो और अमर हो। मनुष्य और अमर का अगर कोई वर्ग बने, अमर मनुष्य का, कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, तो हम्म। अमर मनुष्य का वर्ग क्या होगा? वो राइट। नल होगा, जी। वहां कोई मेंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, तो ई प्रपोजिशन हैज टू बी इंटरप्रेटेड लाइक दिस, ये नो एस एस पी, तो इसका मतलब हो गया एस पी इज नल। तो एस पी यहां पर क्या हो गया? ये एस हुआ, ये पी हुआ। एस पी का जो ये कॉमन एरिया है, ये क्या है? नल है ना, जी। यहाँ कोई मेंबर नहीं हो सकता। तो इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ये समझ गए बेटा? जी सर। तो बुलियन इंटरप्रिटेशन ऑफ AEIO एंड द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, जो वेन डायग्राम टेक्निक, डायग्राम बना के दिखाना, वेन ने जैसा प्रयोग किया वो इस प्रकार से किया। सिमिलरली लेट अस कम टू आई। आई और ओ प्रपोजिशन से एग्जिस्टेंशियल प्रपोजिशन होते हैं बोले के अनुसार। वो एग्जिस्टेंशियल प्रपोजिशन कैसे होंगे? जैसे आई, जैसे मैं कहूं सम मेन आर वाइज और सम स्टूडेंट्स आर वाइज, तो इसमें स्टूडेंट्स सब्जेक्ट टर्म हुआ, वाइज होना ये प्रेडिकेट टर्म हुआ। यानी वाइज स्टूडेंट्स जो होंगे, सम स्टूडेंट्स आर वाइज, यानी वाइज स्टूडेंट्स का अगर हम कोई वर्ग, कोई यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के बारे में इमेजिन करें, तो वो नल नहीं होगा, वो क्या होगा? एग्जिस्टेंशियल होगा। ओके।
ठीक है, वो जी क्लास नल नहीं होगा। तो क्लास दो प्रकार के हो सकते हैं, नल जिसमें कोई ना हो, एग्जिस्टेंशियल जिसमें एटलीस्ट वन मेंबर हो, राइट एटलीस्ट वन से लेके ऑल तक हो सकते हैं। ओके, राइट जी सर का रेंज है एटलीस्ट वन से लेके ऑल, मोस्ट ऑफ देम, सम ऑफ देम, ना, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, इस तरह का जो की बात होगी। तो उस यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में कोई ना कोई मेंबर जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो आई प्रपोजिशन यानी सम मेन आर, सम स्टूडेंट्स आर वाइज, यानी वाइज स्टूडेंट्स, वहां ये नल नहीं है, ये देखिए, ओके इज नॉट इक्विवेलेंट टू नल, जीरो जी इज नॉट नल, नॉट जीरो, हाँ नॉट जीरो जीरो नहीं, जी नॉट जीरो, जी नॉट इक्विवेलेंट टू जीरो। तो यहां पर एस पी, अगर एस और पी का हम एक इंटरलॉक, तो ये जो एरिया होगा एस पी एरिया, दिस इज नॉट नल, यानी इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर लिख देंगे एक्स। एक्स अगर कोई भी एरिया यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में कोई भी एरिया एग्जिस्टेंशियल है, तो वहां पर लिखते हैं एक्स। ओके, जी तो शेड करने का मतलब होता है नल, वो एरिया नल है, और एक्स लिखने का मतलब होता है कि वहां कोई ना कोई मेंबर एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, जी सर उसी प्रकार से ओ प्रपोजिशन, यानी सम स्टूडेंट्स आर नॉट वाइज, और सम लीडर्स आर नॉट पैट्रियाट्स। ओके, सम लीडर्स आर नॉट पैट्रियाट्स। तो यहां पर सम लीडर्स आर नॉट पैट्रियाट इज एस पी नॉट इज नॉट नल, हम्म वो एग्जिस्टेंशियल है। तो आप देखोगे ओ को ऐसे रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा। जी तो देख रहे हैं ना, एस बिल्कुल बिल्कुल पी सर नॉट इज नॉट नल, यानी एक्स। एक्स ये इधर आ समझ गए जाएगा बेटा? जी सर तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन, बुलियन इंटरप्रिटेशन ऑफ ए ई आई ओ, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म होता है। उसका जो इंटरप्रिटेशन, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन जॉर्ज पूले का है, वो इस तरह से है, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सल नल क्लास और एग्जिस्टेंशियल क्लास के टर्म में एईआई प्रपोजिशन को इस प्रकार से इंटरप्रेट किया है, और इसका रिप्रेजेंटेशन जो वेन डायग्राम ने उसका प्रयोग करते हुए इस इंटरप्रिटेशन को, ये जो चार फिगर्स आप यहाँ पर देख रहे हो, ए ई आई और ओ का, इस प्रकार से किया है। तो जब मान लीजिए कि आपको किसी भी आर्गुमेंट की वैलिडिटी टेस्ट करना हो ना, जो सिलॉजिस्टिक आर्गुमेंट हो, हम्म तो उसमें आप क्या करोगे कि तीन इंटरलॉकिंग, ये ना, ऐसे बना दोगे। हम्म ठीक है बेटा? फिर जैसे मान लो कि यहाँ मैंने, हमको लगता है आर्गुमेंट लिखा नहीं क्या, ये या चलिए ये है ना, जैसे इसका टेस्ट करना हो, आई हैव एटलीस्ट गिवन वन, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर नहीं दिए हैं, बुक्स में दिया हुआ होगा, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बताऊं। जैसे मान मान लीजिए कि ये वाला एग्जाम्पल लिया जाए ना, और इसको टेस्ट करना हो कि ये वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म है कि नहीं ना, तो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, ऑल पी आर एम, ऑल एस आर एम, ऑल एस आर पी। जैसे मान लीजिए एक आर्गुमेंट है, हम्म जिसमें आप सबसे पहले देख लो कि ये पी पहले में है, तो ये मेजर प्रेमाइज है, ये माइनर प्रेमाइज है, और ये कंक्लूजन है। पी यानी प्रेडिकेट टर्म, यानी मेजर टर्म पहले प्रेमाइज में है, माइनर टर्म दूसरे में है, दोनों में मिडिल टर्म है, और यहां पर ये कंक्लूजन लिखा हुआ है। जी तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है। अब आपको इसमें सबसे पहले क्या देखना होगा, अगर टेस्ट करना हो, तो इसका मूड क्या है और इसका फिगर क्या है। तो इसका मूड और फिगर बेटा क्या होगा, सर इसका बताइए। ट्रिपल ए एंड मूड विल बी इसको फिगर विल बी ट्रिपल टू ए ना कहिएगा ना, इसको ए ना, अच्छा ट्रिपल ए कह सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई पूछे, जी बताना जी हो, तो आप कहेंगे ए। ओके सर सो ओके, ए ए ए ए जब आप बोलेंगे, हाँ, एंड फिगर और इज जिसकी टू फिगर इज टू टू, यहां देख लीजिए, जी फिगर दोनों में प्रेडिकेट की जगह है, तो इसका फिगर होगा टू। जी तो सबसे पहले देखोगे कि इसका मूड है ए, इट इज इन फिगर नंबर टू। अब आपको क्या करना है, तो आपको ये देखना है
कि इसको सबसे पहले बूलियन इंटरप्रिटेशन करना होगा। हम्म, तो क्या होगा, ये ए का बूलियन इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जैसा कि आपने देखा ए का 0। क्या होता है, तो यहां पर लिखोगे पी एम नॉट इज नल। ओके, जी। क्या करोगे, पी एम नॉट इज नल। नल। ठीक है, यहाँ हम कोशिश कर रहे थे बार लगा दें, लेकिन मुझे करना नहीं आ रहा था, मैं नहीं कैसे सर, वो करूं। तो वो इसमें होता ही नहीं है वो, आई हाँ? थिंक। नहीं, ये सिंबल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके फिर यहाँ पर हाँ, सिंबल्स आते हैं तो यूज कर सकते हैं, बट मैं वहां हाँ, तक अभी उसमें गया नहीं। बहुत मुश्किल पर से मिलता है। मुश्किल से मिलता है तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। जी, जी। तो इसलिए मैंने कहा लिखा कम है, बताने की कोशिश ज्यादा कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये वैलिड है या इनवैलिड ना। जी, जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कोई भी आर्गुमेंट उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दीजिए ना। उसके बाद उसको देखिए कि उसका मूड क्या है और उसका किस फिगर में है। या कई बार सवाल भी ये पूछा जाता है कि ए इन फिगर नंबर 2 इज वैलिड और इनवैलिड, टेस्ट एग्जामिन बाय यूजिंग वेन डायग्राम टेक्निक, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। ओके। तो जैसे आपसे पूछा जाए, सबसे पहले आप देख लो, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर पी, इसको बुलियन इंटरप्रिटेशन करोगे इसका, इन प्रोपोजिशंस का। तो लिखोगे पी एम नॉट इज नल। ओके, जी। और दूसरा क्या होगा, एस एस एम एम नॉट नॉट इज इज नल। नल। ए का ऐसा ही होगा, फिर एस पी नॉट इज नल। नल। तो मान लो अब इसका आपको वेन डायग्राम टेक्निक में अगर इस्तेमाल करना हो, तो पहले का क्या करोगे, पी एम नॉट इज नल। तो पी एम नॉट कौन सा एरिया हुआ, सर, पी इसमें एम नॉट, जो पी और फर्स्ट। एम के सेंस में देखना होगा ना। जी सर। तो इसमें जो ये ऊपर वाला है, फर्स्ट वाला सर्किल है जिसका एस है। ये वाला, हाँ, उसमें बाहर का एरिया ये शेड हो देखिए मैं जाएगा। बोल रहा हूँ, जी। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, इसको शेड कर दोगे ये ना। मैं हाँ, शेड नहीं कर पा रहा हूं यहाँ पर, लेकिन ये एरिया इमेजिन करो कि ये शेडेड हो गया ना। हाँ। ये देखो, ये पहले प्रपोजिशन से ये एरिया पूरा का पूरा पी एम नॉट शेडेड हो गया ना। जी। फिर दूसरे प्रपोजिशन को भी आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करो, एस एम नॉट इज नल। एस एम नॉट, एस एम नॉट क्या होगा, ये वाला, ये ऑलरेडी शेडेड है ये एरिया ना। हाँ। दिस इज नल, ये हम्म। एस एस एम के सेंस में, दिस इज नल, यानी ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा शेडेड हो गया ना। ये हम्म। देखिए यहां से यहां तक, पहले प्रपोजिशन में ये एरिया शेड हुआ, दूसरे प्रपोजिशन से ये एरिया शेड हो गया। तो ये एरिया पूरा का पूरा, ये देख रहे हैं, ये नल है ना। हम्म। अगर कंक्लूजन इंप्लाइड है, क्योंकि होता क्या है कि जो प्रेमाइजेस और कंक्लूजन में इंप्लीकेशन का रिलेशन होना चाहिए, वेदर द कंक्लूजन इज इंप्लाइड इन द प्रेमाइजेस। ओके, ये इंप्लाइड है कि नहीं, जी। ये कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो होता है कि नहीं ना, यही तो देखना होता है, जी। वेदर इट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द प्रेमाइजेस आर नॉट। ओके, इसी को टेस्ट करना है, अगर इट इज फॉलोइंग तो इसका मतलब कि वैलिड है। अगर वो फॉलो नहीं करता, कुछ चीजें रह जाती है, वेग है, तो वेग नहीं चले, होना नहीं चलेगा। अगर बिल्कुल क्लियर कट फॉलो होता है, तब तो कंक्लूजन फॉलो होता है इससे, तो ये वैलिड होगा, अन्यथा ये इनवैलिड होगा। तो लेट अस सी कि ये फॉलो होता है कि नहीं। एस पी इज नॉट नल। तो लॉजिक क्या है वेन डायग्राम टेस्ट में, कि अगर आपने प्रेमाइजेस का डायग्राम में उसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया, तो कंक्लूजन को देखने के लिए, कंक्लूजन उसको रिप्रेजेंट करने से अगर इंप्लाइड है, तो ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो जाएगा, ओका ओके। जी। अगर नहीं हुआ, इसका मतलब है कि इसमें कुछ एडिशनल चीजें, एक्स्ट्रा चीजें हैं कंक्लूजन में, जो इंप्लाइड नहीं है प्रेमाइजेस में, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो आप जैसे देखो, ये तो आपने समझ लिया कि ये वाला पूरा एरिया ये पूरा शेडेड हो गया
जो कि मैं नहीं कर पा रहा यार, देख पर लेकिन आप समझ जाओ कि हाँ एरिया सर, दोनों प्रेमाइज। मैंने अपनी बुक में बना लिया समझ है। रहे हो ना? जी। चलो बना लिया ना, हाँ तो हाँ। अच्छी बात है, आप अपने बुक में बना लो। हाँ। फिर देखोगे ऑल एस आर पी, एस पी नॉट इज नल। तो एस पी नॉट क्या होगा? एस पी नॉट ये होगा एरिया, जी। इज इज नल। लेकिन आप देखोगे केवल इतना ही नल हो पाया, ये इतना एरिया छूट गया हाँ। ना, ये एरिया छूट गया, है कि नहीं? जी सर। ये एरिया ये एरिया शेड नहीं हो पाया, यानी यहाँ के एरिया के बारे में कुछ नहीं पता है कि एग्जिस्टेंशियल है या नल है ना, डू हम्म। नॉट नो। इन दोनों को रिप्रेजेंट करने से इस एरिया के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। हम्म। तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट होलली इम्प्लाइड इन द premises. जी। Okay, therefore invalid. सपोजिंग लेट मी टेक, यहीं पर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं और आपसे पूछो, आप बताना। ठीक है सर। तो ये हो गया ना ऑल पी आर एम, फिर मैं यहां पर कर दूं नो एस आर एम, फिर मैं इसको कर दूं, मैं नहीं जानता ये क्या है, आपसे पूछूं ऐसे। अपने पेपर पेन पर हाँ, लेके आप मैं बना बनाओ लेता हूँ। ना, बना लेता हूँ। बना लो। तो एसपीएम का यही सर्किल बना लो, तीन सबसे पहले यही करते हैं, थ्री इंटरलॉक्ड सर्किल आप बना लोगे, जिसमें उसको नेमिंग कर दो, ये वाला जो सर्किल है ये एस है, ये पी है, ये एम है, ठीक है। तो आपको जैसे अब ये तीनों बन गए, तीनों जी। यही है स्टैंडर्ड फॉर्म सिलोजिज्म, जो आपको बताना है वैलिड है कि नहीं है। तो आपको देखना होगा कि इसको क्या करोगे, ऑल पी आर एम, इसका बुलियन इंटरप्रिटेशन ही सामने कर दो। तो हम्म। लिखोगे पी एम नॉट इज नल, कर दो। फिर दूसरा आएगा नो एस आर एम, तो इसका मतलब होगा एस एम इज नल। नो एस आर एम को कैसे करोगे, ऐसे ना, ऐसे करोगे ना, ये जी वाला सर, मैं एस कर रहा पी हूँ। इज नल, इसको करिए। तो एस एम इज नल, यस सर। ओके। जी फिर सर। कंक्लूजन का भी कर लो, बुलियन इंटरप्रिटेशन, एस पी is null, SP is null, okay। तो PM not is null, SM is null, SP is null, आपने इसका इंटरप्रिटेशन पर लिख लो। जी फिर सर। आप इसको आप रिप्रेजेंट करो डायग्राम टेक्निक से, वेन डायग्राम टेक्निक से। तो PM not is null, तो PM not जैसे पहले किया था, P और M के ही रिलेशन में आपको देखना है कि PM not ये एरिया, ये क्या है, ये नल है, इसको शेडेड कर दो पूरा। ये कर दिया सर शेड। कर दिया ना, इतना पूरा एरिया हाँ। शेडेड हो गया। फिर आप कहोगे एस एम इज नल, तो एस और एम का ये एरिया जो कॉमन है, ये वाला हाँ, एस एम, इतना ये छोड़ के नल है। बाकी कर दिया। नहीं इतना, इतना अच्छा, हाँ, बस डबल, इतना। अगर यहाँ राइट, राइट सर। देखो इतना, पहले पहले इसको नल करो, हम्म। फिर इसको नल कर दो ना, जी। शेड कर दो, दोनों ये और ये दोनों शेड हो गए पहले दूसरे प्रेमाइस से। जी। अब आपको टेस्ट करना है कि whether the conclusion is implied in the premises or not, जी। ना। तो आपको देखना है कि एस पी इज नल, एस पी क्या है, यहाँ पर ये है एरिया, ये देखिए हम्म। एस पी इज नल। तो आप देख रहे हो क्या, ये एक कि ये शेडेड हो एरिया गया फिर है छूट सर। गया, पूरा शेड हो गया ये। एक ही हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ ना, ऊपर का हो ये गया कहाँ था सर। शेडेड, सर हो गया ऊपर था का हो क्योंकि। गया था। जी सर, क्योंकि फर्स्ट अच्छा स्टेज ऊपर में। का ये वाला हो गया था, हाँ। ये भी हो गया था, तो यानी शेडेड हो गया। जी सर। अगर शेडेड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, कि दिस इज वैलिड दिस इज ना, वैलिड। जी आंसर सर। इज वैलिड, ये वैलिड हो गया। और आपसे मैं पूछूं कि इसका मूड क्या है, इसका मूड क्या है, सर, ए ए ई ई ई ई, ओके। व्हाट इज द फिगर, फिगर नंबर टू। टू, जी। टू। तो ये आप समझ गए कि नहीं, वेन डायग्राम टेक्निक। जी सर। तो इसको कहते हैं वेन डायग्राम टेस्ट टेक्निक टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ
सिलोजिज्म। जैसे मैं आपको फिर से एक दूसरा एग्जांपल दे दूं, बस एक लास्ट ना, ये समझ गए ना? तो यहाँ पर जैसे मैं कर दूं बिल्कुल दूसरा, सम सम ऐसे बिल्कुल अलग कर दूं, सम एम आर पी, ओके, और इसको कर दूं ऑल, सॉरी, ऑल एस आर एम, ओके, और यहां पर कर दूं सम एस आर पी। चलो ये कर दिया। अब मान लो ये वाला एग्जांपल हमने कर दिया, आप नोट कर लीजिए, जी सम एम सर। आर पी ऑल एस आर एम, देयरफॉर सम एस आर पी। ये आपको बताना है कि वैलिड है कि नहीं। ठीक है सर, इससे मैं। सबसे पहले देख लो कि आई ए आई, ये इसका मूड हो गया, जी। और ये जो इसका फिगर है, ये फिगर नंबर 1 है। 1 है। तो आपको टेस्ट क्या करना है कि वेदर आई ए आई इज वैलिड इन फिगर नंबर 1 ना। जी सर। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना होगा, इसको बुलियन इंटरप्रिटेशन कर लेना चाहिए। बुलियन इंटरप्रिटेशन आप क्या करोगे कि सम एम आर पी, यानी आई प्रपोजिशन को कैसे करते हैं आपको ये पता है, आई को इस तरह से करते हैं, ओ को इस तरह से, ए को इस तरह से। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर लो कि यहाँ पर करोगे एम पी इज नॉट नल, एम पी इज नॉट नल, पहले वाले का। जी। दूसरे का क्या हो जाएगा, एस एम नॉट इज नल, ओके, और फिर लास्ट होगा एस पी इज नॉट नल, इज एग्जिस्टेंशियल। ऐसे कर लिया, जी। कर लिया बेटा। अब इसके पहला दूसरे को आप यहां पर रिप्रेजेंट करो। सबसे पहले पहले को, रीजन प्रेमाइज को, एम पी इज नॉट नल। तो एम पी क्या हो गया, ये वाला एरिया, ये जी। है कि नहीं, जी सर। ये नल नहीं है। तो यहां पर एक्स कहाँ लिखोगे, तो यहाँ एक्स लिखना है। एक तो सर। यहां पर क्योंकि पूरे एरिया के बारे में है तो बीच में लिखना, अच्छा। बॉर्डर पर एक्स एक्स लिखना है। यहां लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, उसका ओके। सेंसर यहां लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो क्योंकि ये पता नहीं है कि ये एक्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, अगर यहाँ कर दोगे तो इसका मतलब यहाँ नहीं एग्जिस्ट करता, यहाँ कर दोगे तो यहाँ नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन बाउंड्री पर रख दोगे तो ये इधर भी एग्जिस्ट कर सकता है, इधर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन है एक्यूरेट क्या होगा कि एक्स को यहाँ बाउंड्री पर लिख दो ना, ठीक है सर। यहाँ के बीच की बाउंड्री पर एक्स। तो सम एम पी इज नॉट नल, यानी एम पी यानी इस एरिया में एक्स लिख दो। फिर लिखो एस एम नॉट इज नल। तो एस एम नॉट क्या हुआ, एस एम नॉट ये वाला एरिया, ये हाँ, देखिए, ऊपर का शेड हो ये जाएगा। ऊपर का पूरा शेड कर दो ना, जी। ऊपर का ये पूरा शेड हो गया, और ये वाला एरिया एक्स है, हाँ, इसमें दोनों तरफ कोई ना कोई कर सकता है। अब आपको बताना है कि आपको देखना है सम एस आर पी, एस पी, यानी ये देखिए, यहाँ पे बीच में एक्स आएगा। ये। जी। सर अब इसमें आप बताइए, सर इसमें सेंटर में एक्स लिखा जाएगा एस और पी के। यहाँ नहीं, अब लिखना नहीं है ना, अब तो आपको देखना है कि इम्प्लाइड है कि नहीं। हाँ, बट एक्चुअली केवल मेजर प्रेमाइजेस को शेड करते हैं, फिर चेक करते हैं कि वही इम्प्लाइड हुआ कि नहीं। सर इसमें इम्प्लाई मेरे ख्याल से तो नहीं हो रहा है। इसमें इम्प्लाइड नहीं हो रहा है, बिकॉज सर द एक्स इज कमिंग नीचे। एक्स जो इज कमिंग ऑन द बाउंड्री, नहीं यहाँ हाँ, बाउंड्री पर है। यहाँ पे तो आ तो रहा ये है। श्योर नहीं है ना, श्योर इसकी नहीं है कि। प्रोबेबिलिटी यहाँ भी होने की है, यहाँ भी होने की है हाँ। ना। जी सर। ये नहीं क्लियर है कि यहीं पर एक्स है, अगर जी। यहीं एक्स होता तब तो ये वैलिड हो जाता। हाँ। क्योंकि ये बाउंड्री पर है तो इसका मतलब है कि ये वेग है, वेग है। इट्स नॉट क्लियर, इज नॉट क्लियरली फॉलोइंग फ्रॉम द प्रेमाइजेस। इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस इट इज इनवैलिड। ये समझ गए बेटा? जी सर।
दिस इज द वेन डायग्राम टेक्निक। ऐसे यू कैन टेस्ट एज मेनी एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल, बहुत सारे और कर लेना। ठीक है हमको सर। लगता है इसको यू अटेम्प्ट। और आपके पास हमारे ख्याल से बुक होनी चाहिए, है सर। इंट्रोडक्शन टू लॉजिक बाय आई एम कॉपी ना, यस सर, मेरे पास है। इंट्रोडक्शन वाली, सिंबॉलिक हाँ, लॉजिक नहीं। इंट्रोडक्शन की भी है इन, सर, दोनों है। वो बड़ी अच्छी बुक है। आई थिंक यू शुड कीप, यस बीइंग अ सर। स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी वन मस्ट कीप दिस बुक इन अपने घर के रैक में, ये होना ही चाहिए, जी। ये हमेशा काम, सो वेरी यूजफुल। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। यस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है किसी भी सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट को टेस्ट करने का, एक बहुत ही आसान तरीका है। जो इसको समझ जाते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के जो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। देखिए, आर्गुमेंट होना, आर्गुमेंट फॉर्म होने में अंतर होता है, ये तो आप जानते होंगे। आर्गुमेंट यानी कोई कंक्रीट एग्जाम्पल, कोई कंक्रीट आर्गुमेंट। वो आर्गुमेंट जो भी एक आर्गुमेंट है, पर्टिकुलर आर्गुमेंट है, वो किस फॉर्म का है। हम्म। तो फॉर्म के लिए आपको देखना पड़ता है ना, वेदर इट इज ऑफ द फॉर्म, इस फिगर के इस फॉर्म का है। अगर फॉर्म भी आपको देखना है तो फिर आप मूड देखोगे कि ए इन फिगर नंबर 1। जैसे मान लो यही टेस्ट करना हो, यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। सपोजिंग वी आर इमेजिनिंग एन आर्गुमेंट विच इज ऑफ द फॉर्म, जिसका मूड है ए, ओके। लेकिन उसका फिगर 4 पॉसिबिलिटी है, ए यहाँ, ए यहाँ, यहाँ, ओके। इस पर आप देखोगे कि कॉपी की बुक में कुछ प्रॉब्लम्स लास्ट में दिए हुए हैं, वेन डायग्राम टेक्निक के लास्ट में 10 आर एक्सरसाइजेस के लिए दिए हुए हैं, प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। और उसको सॉल्व करना अगर आपको आ गया तो इसका मतलब यू हैव अंडरस्टूड द वेन डायग्राम टेक्निक, अच्छे से आपने समझ लिया है, ये आप कर पाओगे। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि वो जो 10 problems हैं, towards the राइट। end of the Venn diagram technique, I think you should try to solve all 1 to 10 जितने भी हैं, क्योंकि सभी अलग अलग हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। और वहां थोड़ा सा आपको अपना IQ अप्लाई करना पड़ता है, और उसमें क्या सवाल पूछा जा रहा है उसको समझना होता है। फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश वेन डायग्राम टेक्निक से की जा सकती है। जैसे मैं आपसे कहूं बड़ा सिंपल सा, कि ये जो चारों फिगर हैं, अगर इन सभी के मूड ए हो, तो किस मूड में, किस फिगर में ए वैलिड होगा। ओके। जैसे मान लो अगर फिगर नंबर इसमें हो तो क्या ये वैलिड होगा, क्योंकि ये देखो सेंस सबका अलग अलग है। ये हो जाएगा फिगर नंबर 1 ए। तो अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे कि यहां पर आप बुलियन इंटरप्रिटेशन सीधे लगा दोगे। तो यहां पर होगा MP not is null, SM not is null, therefore SP not is null। अब आप इसको बना के टेस्ट कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। दूसरा अटेम्प्ट आप कर सकते हो फिगर नंबर 2 का, हो सकता है ये वैलिड आ जाए। फिगर नंबर ए में 1 में हो सकता है ए वैलिड हो जाए। आप देखोगे कि वैलिड दिखेगा आपको, इट विल बी वैलिड in figure number 1, but it will not be valid in figure number 2। यहां पर फिर वेन डायग्राम टेक्निक से आप टेस्ट कर सकते हो। मैं बता पा रहा हूं इसलिए कि मुझे रूल मेथड भी पता है, आपको भी हो सकता है पता हो। रूल मेथड से आगे हम लोग अगली पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसका अरिस्टोटेलियन रूल मेथड भी है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की वैलिडिटी टेस्ट करने का। तो दोनों पता होना चाहिए। कई बार अगर दोनों पता होता है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वेन डायग्राम टेक्निक से टेस्ट करना या रूल मेथड से चेक करना। अगर कोई आर्गुमेंट वैलिड है तो वैलिड होगा ही, किसी भी मेथड से यूज, किसी मेथड का प्रयोग करो। दिस इज सिंपलर मेथड, वो थोड़ा सा याद करने की बात होती है, बट इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद हो तो आप आसानी से वहां कर सकते हो। तो आप यहां देखोगे कि इनवैलिड होगा, फिर यहां देखोगे यहां भी इनवैलिड हो जाएगा।
और यहां देखोगे तो भी वो इनवैलिड हो जाए। तो जैसे मान लो कोई सवाल पूछता है कि व्हाई AAA is valid only in figure number 1 and not in figure number 2, not in figure number 3, and not in figure number 4। तो इसके लिए रूल मेथड से भी कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि अगर इसमें करते हो तो किसी भी नॉर्म का वायलेशन नहीं होता है रूल मेथड से। और डायग्राम टेक्निक से भी आप टेस्ट करके इसको देख सकते हो, वेन डायग्राम टेक्निक से, कि केवल वैलिड फिगर नंबर 1 में AAA होता है। In other figures, AAA mode is not valid. Okay, so this can be tested, okay, by the Venn diagram technique. इसके बाद जो नेक्स्ट जो डिस्कशन हम करेंगे, इसको हम टेकअप करेंगे, हमको लगता है कि नेक्स्ट पार्ट में इसका डिस्कशन हम ले आएंगे, जिसमें रूल मेथड की बात करेंगे, जिसमें रूल नंबर 1 मैं आपको ऑलरेडी जब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि एक रूल है जिसकी चर्चा मैं करके उसको डिस्कशन को आगे के लिए पोस्टपोन कर दूंगा। वो ये है कि जिसमें मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, ओके, जी। must contain 3 propositions and 3 terms. All the 3 terms, though they are used twice in their occurrence in categorical syllogisms, and they must contain the same sense. All the terms, 1, 2, minor, major and middle, 2 बार यूज होते हैं और दोनों एक ही अर्थ में इस्तेमाल होने चाहिए, एक से अधिक अर्थों में नहीं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं ना जो बड़े 2 अर्थों वाले होते हैं। जैसे किसी ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, द्विज। द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न ना, ब्राह्मण को ट्वाइस बॉर्न कहते हैं। और जो पक्षी होते हैं 2 पैर वाले, उनको भी द्विज कहा जाता है। तो अगर एक मेजर, अगर मान लीजिए किसी प्रेमाइज में द्विज का अर्थ, जैसे कहोगे सभी द्विज शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, ओके, और दूसरी जगह इस द्विज को आप चिड़ियों के सेंस में ले लो, बर्ड्स के सेंस में, और वहां कुछ और सेंस में उसको यूज कर दो, तो आप देखोगे कि ये कुछ बड़ा डिस्कनेक्ट दिखेगा आपको कि ये कैसा आर्गुमेंट है, इट्स वेरी वेरी वेग। तो कोई भी आर्गुमेंट वेग हो जाता है कई बार, वो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो एक से अधिक सेंस में ना हो जाए, तो इसको अवॉइड करना होता है। इसके लिए एक रूल है, जिसको रूल मेथड में पहला रूल है और मिनिमम कंडीशन है कि द नो टर्म ऑफ अ सिलोजिज्म should be used in more than one sense। किसी भी टर्म को एक से अधिक सेंस में नहीं प्रयोग होना चाहिए, उसे वेग नहीं होना चाहिए, उसे इतना क्लियर होना चाहिए कि जब भी वो इस्तेमाल हो रहा हो दोनों ऑकरेंस में एक ही सेंस में इस्तेमाल हो। तो ये नंबर 1 रूल मेथड का नंबर 1 चीज है। और दूसरी चीज इसमें आती है कि किसी भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में 3 और केवल 3 टर्म ही प्रयोग होने चाहिए, ओके, 3 से अधिक नहीं, ओके जी। ना 3 से कम तो हो ही नहीं सकता, सब्जेक्ट माइनर मेजर एंड मिडिल। तो ऐसा ना हो कि किसी भी सिलोजिज्म में, सिलोजिज्म तो हम बना रहे हैं उसमें टर्म हम ज्यादा यूज कर दें, तो अगर 3 से ज्यादा टर्म हो जाएंगे तो वो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म प्रॉपर नहीं होगा, यानी वो आर्गुमेंट डेफिनेटली इनवैलिड होगा, ओके। जैसे मैं कहूं ऑल पोएट्स आर फिलोसोफर्स, ओके, ऑल पोएट्स आर फिलोसोफर्स, और दूसरा मैं कहूं कि महादेवी वर्मा इज अ पोएट, ओके, ऑल पोएट्स आर फिलोसोफर्स,
महादेवी वर्मा इज अ पोएट, देयरफॉर मैं कहूं महादेवी वर्मा इज इंडियन, नहीं सर। देयरफॉर महादेवी वर्मा इज इंडियन ना। अगर मैं ऐसे कर दूं तो आपको लगेगा कि ये तो देख के ही आप बता दोगे कि ये वैलिड आर्गुमेंट नहीं है, जी। ये फॉलो ही नहीं करता प्रेमाइसेस से। हम्म। लेकिन अगर मैं कहूं कि देयरफॉर महादेवी वर्मा इज अ फिलोसोफर ना, जी। तो ये डिराइव हो जाए। ये आप देखा जा सकता है प्राइमा फेसी, इसमें आप देखोगे कि तीन ही टर्म यूज हो रहे हैं, यानी एक है पोएट, एक है फिलोसोफर, एक है महादेवी वर्मा। लेकिन अगर मैं जो पहला एग्जांपल मैंने दिया, महादेवी वर्मा इज एन इंडियन ना, तो इंडियन एक फोर्थ टर्म यूज हो गया जो कि कंक्लूजन में। तो देख के भी प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि आर्गुमेंट वैलिड नहीं है। तो अगर रूल मेथड से चला जाए, तो रूल मेथड में ऐसा कहा जाता है कि देयर हैज टू बी थ्री एंड ओनली थ्री टर्म्स इन द कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, एंड ऑल द थ्री आर यूज्ड इन ट्वाइस इन देयर अकरेंसेस ना। जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो टर्म होता है माइनर मेजर, एक बार कंक्लूजन में और एक बार प्रेमाइजेस, और मिडिल टर्म केवल प्रेमाइजेस में और दोनों प्रेमाइजेस में कॉमनली यूज्ड होता है। तो ये जो उसकी डिफिनीशन बताई गई है स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की, उसमें जो पहला रूल है वो ये है कि थ्री एंड ओनली थ्री टर्म्स हैव टू बी यूज्ड। और अगर आप मोर देन थ्री टर्म्स करेंगे तो एक फैलेसी अकर कर जाएगी, जिसको कहते हैं फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स। ओके, फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स, ये आपने पढ़ा है उदा, ये जी सर, रूल मेथड? ऑल सिक्स रूल्स आई नो। अच्छा, यू नो ना। तो जी। ये जो पहला मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़े हुए हैं तो फिर आसानी से जो नेक्स्ट डिस्कशन हम करेंगे उसमें आप समझ जाएंगे और देख भी सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो उसको हम लोग और क्लेरिफाई भी कर सकते हैं। तो ये रूल मेथड है, जिसमें पहला रूल जो मैं आज बता दे रहा हूँ, इसके आगे के रूल्स हम अपने फर्दर डिस्कशन में ले आएंगे। तो वी शैल कंटिन्यू आवर डिस्कशन नेक्स्ट टाइम। ओके, और नेक्स्ट टाइम मीन्स मे बी tomorrow afternoon, are you free? यस सर, परफेक्टली फाइन सर, टुमारो आफ्टरनून। But tomorrow, I think we have exam in our college. I will let you know the timing. ठीक Okay, है what सर। time we can meet tomorrow? Na? जी सर। Okay, I'll let you know in the morning. तो मॉर्निंग में बता देंगे तो you can